तो सभी को नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। अगर आप बीए में हैं, एमए में हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अगर आपका है, तो आपके किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्लासिकल उदारवाद और नव उदारवाद के बीच समानता और अंतरों को स्पष्ट कीजिए। ये आपका सवाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो परंपरागत उदारवाद और नव उदारवाद के बीच समानता और अंतरों को स्पष्ट करना है। तो कैसे करेंगे? नव उदारवाद क्या है? नव उदारवाद या स्वच्छंदतावाद राजनीति का वह सिद्धांत है जो व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है और जो इस सार्वजनिक नीति बना रखी है। ये कहता है कि ये हटाओ जो मॉडर्न आधुनिक उदारवाद था, इसको वो राज्य जो हर जगह घुस गया था आर्थिक आधार पर, उसको कहता है रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। राज्य को जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो इसमें आ गया था, उसको वापस करने की बात कहता है। ये हस्तक्षेप की नीति की वकालत करता है दोबारा से। ये कहता है राज्य को आर्थिक गतिविधियों से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, कम से कम रेगुलेशन करना चाहिए। एजे हेयर, मिल्टन फ्राइडमैन, रॉबर्ट नाजिक, ये कहता है कि ये जो क्या ड्रामा बना दिया है आपने, हर जगह राज्य घुसा हुआ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में करप्शन फैला रहा है, जीडीपी इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, नैनी स्टेट बन गया है। कुछ ही लोगों को, जो लोग जीडीपी कमा रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, उन पर टैक्स ज्यादा लगा रहा है और मुफ्त में सुविधाएं दे रहा है। तो राज्य अपने दूर से दूर फैले हुए कार्य को फिर से समेटे। और ये कहता है कल्याणकारी राज्य ने दिया क्या है, कितनों का कल्याण हुआ? गरीबी या शिक्षा तो कुछ मिटी नहीं। ये असलियत में विकास में बाधा है। ये प्रतिभाशाली लोगों को रोकने वाला तंत्र है कल्याणकारी राज्य की उदाहरणा, आधुनिक उदारवाद। इसको समेटा जाना चाहिए। ये कहता है कि भारी टैक्स हम पर और अयोग्य और अकर्मण्य लोगों को पोषित किया जा रहा है। ये सचमुच में स्वतंत्रता देनी है, वो लोग भी अपनी उन्नति और समृद्धि का पूरी तरीके से नहीं कर पाते, प्रतिबंधों को झेलते रहते। अरे स्वतंत्रता सबको नहीं दी जा सकती। किसी भी उसमें जो स्वतंत्रता होती है वो गिने चुने लोगों की होनी चाहिए। निर्धनों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में ये आधुनिक उदारवाद धनवानों पे टैक्स लगाता है, जो कि अनुचित है। जो उन्होंने मेहनत की है उसको बलपूर्वक वो दूसरों को हस्तांतरित कर रहा है। योग्य व्यक्ति इस तरह से तो विमुख हो जाएंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे ही नहीं, आर्थिक विकास रुक जाएगा। और ये अमेरिका में, इंग्लैंड में आया, इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म की शुरुआत की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, इन्होंने वकालत की और संपूर्ण विश्व को एक बाजार बनाया। और राज्य को बोला लिमिटेड स्टेट होना चाहिए, नाइट वॉचमैन होना चाहिए। और ये विचारधारा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, योग्यतम की उत्तरजीविता, कि जो आदमी खुद संघर्ष नहीं कर सकता उसको मर जाने देना चाहिए, खप जाने देना चाहिए। डार्विन के सिद्धांत को इन्होंने आगे बनाया। राज्य को मुफ्तखोरों को जन्म नहीं देना चाहिए और न्यूनतम मदद करनी चाहिए, थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, वो भी सिविल सोसाइटी करे। राज्य उत्पादन ना करे, नौकरशाही, लाल फीताशाही, लाइसेंस राज सब खत्म हो। तो ये रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी के अंत में और आज पूरी दुनिया नव उदारवाद के रूप में ही चल पड़ी है। भारत में भी एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आया और अब निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण का दौर चल रहा है। लेकिन इसकी आलोचना भी बड़ी भारी की जाती है कि राज्य अगर सारी गतिविधियों पे आगे लग जाएगा तो अमीर अमीर रह जाएंगे, गरीब गरीब रह जाएंगे।
मूलभूत सुविधाएं तो लोगों को दी जानी चाहिए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान दिया जाना चाहिए। तो एक व्यापारिक तंत्र बनाकर आपने केवल क्या बना दिया है, व्यापारिक तंत्र बना दिया गया है। क्या स्वतंत्रता में सबकी स्वतंत्रता जरूरी है? केवल कुछ ही लोगों की स्वतंत्रता नहीं है। और राज्य को आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। अब दूसरा अंतर देखिए, इनमें अंतर क्या है? जो पुराना राजाओं को हटाकर मॉडर्न सिटी स्टेट को लाकर जो उदारवाद आया था, वो 17वीं शताब्दी में आया था। वो व्यक्ति आधारित और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बेस्ड उदारवाद था। उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ही आगे माना जाता था। वह विचारधारा का आर्थिक पक्ष तो था, लेकिन इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी धार्मिक विचार, अभिव्यक्ति, राजनीति और सभी पक्षों में वो बात करती थी। उसके आधार में व्यक्ति था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। तो क्लासिकल में, ट्रेडिशनल में होता, जबकि बाद वाले में, ये 1970 के बाद पैदा हुआ है, इसका ज्यादा जोर बाजार केंद्र पर है। बाजार, लेसा फेरिज्म पर इसका ज्यादा जोर है। ये पूरी तरीके से आर्थिक गतिविधियों को मानती है, मुक्त व्यापार को मानती है, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट को मानती है। बाकी का इसका कोई लेना देना नहीं है। कॉरपोरेट आधारित बाजार प्रतियोगिता को ये आगे मानती है। वहां पुराने टाइम में व्यक्ति आधार था, इसमें बाजार आधार है, और दोनों राज्य को नीचे मान रहे हैं। ये आज की डेट में ये प्रचलन में ज्यादा है नहीं? अब समानता क्या है दोनों के बीच में, अगर ये सवाल आ जाए, तो दोनों ही स्वतंत्रता पर आधारित विचारधाराएं हैं। दोनों ही आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, एडम स्मिथ की नीति को आगे बढ़ाती है, राज्य को सीमित करने की बात करती हैं। दोनों ही लोकतंत्र की समर्थक हैं, मुक्त बाजार, ओपन कंपटीशन, और दोनों ही विश्व शांति की ओर बढ़ती हैं। और दोनों ही विचारधारा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हस्तक्षेप को रोकती है। तो इस तरह का मॉडल आंसर जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं उनको लिखना है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह के आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, नेट जेआरएफ करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल करना है, बीए, एमए, पीएचडी में आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो ये आपकी मदद करेगा। तो मैंने आपको क्विक स्नैपशॉट दिया है। पूरा ये लेक्चर तो 4 से 5 घंटे का बनेगा, परंतु एग्जाम टाइम में किस तरह से आपको लिखना है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड